हमारे अन्य समण महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। संघ ने आज मुझे विस्तृत कंसेप्ट देने का आदेश किया है। आज वैसे तो धर्म विशेष है, लेकिन मुझे संघ ने आज संघ पर बात रखने का आदेश किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह संघ यानी कि समण संघ सबसे पुरातन प्राकृतिक रूप से विकसित संघ है। इसकी स्थापना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की, बल्कि स्वतः प्राकृतिक रूप से विकसित संघ है। समण संघ के समण भाई और बहनें क्षमता में रहते हैं। समता में रहने के कारण हम समण हमेशा खुशहाल एवं चिंता मुक्त रहे हैं। व्यक्ति के मन का भटकाव ही परेशानियों का कारण होता है, परेशानियां पैदा होती हैं, लेकिन समण हमेशा से अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते रहे हैं। उनके चाल चरित्र और चेहरे में एक रूपता दिखती रही है। उनके मन वचन एवं कर्म में भी एक रूपता दिखती रही है। लेकिन जब से हमारा संघ विघटित हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, हमारी समण की पहचान भी बदल गई। हम अपने आप को भूल गए, हम अपने इतिहास को भूल गए, हम अपने संघ को भूल गए। अपने समण महापुरुषों तथागत सम्यक संबुद्ध संत कबीर, रविदास, गुरु घासीदास आदि सैकड़ों महासमणों के आदर्शों, उनकी शिक्षाओं को भी भूल गए। इसके कारण हमारा चारित्रिक विकास रुक गया, आर्थिक विकास रुक गया, यहां तक कि हम सामाजिक भी नहीं रहे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हम संघ में नहीं रह पाए, हम संघ को भूल गए। आज जो हमारे सामने वही पुराना संघ समण संघ के रूप में है, तो हम सभी को उसे मजबूत करना चाहिए। हमें मजबूत करना है, एक साथ एकजुट रहने के लिए कार्य करना है। हमें हर हाल में निरंतरता के साथ सभी समण भाइयों और बहनों को जोड़ना है और इस जुड़ने और जोड़ने की मुहिम को और अधिक तेज करना है। हमें यह भी देखना होगा कि यह जुड़ने और जोड़ने का कार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये स्थायी रूप बना रहे। इसका जुड़ने का जो कार्य है, ये हमें स्थायी रूप से बना रहे, और इसके लिए सबसे पहले आपस में हमें विश्वास पैदा करना होगा, संघ के प्रति विश्वास पैदा करना होगा। और यह तभी संभव है जब हमारा चारित्रिक विकास होगा। इसलिए हमें अपने अतीत को देखकर अपने समण महापुरुषों की शिक्षाओं, उनके आदर्शों के अनुसार चलना होगा। हमारे सभी महासमण संतों, गुरुओं और महापुरुषों को की कल्याणकारी जो शिक्षाएं हैं, उनको अपनाकर अपने चारित्रिक विकास करना होगा, अपने चरित्र को अच्छा बनाना होगा, क्षमता में रहने के गुण सीखने होंगे। तभी हम समण संघ को मजबूत कर पाएंगे, समण संघ को आगे बढ़ाकर स्थायी रूप दे पाएंगे। तथागत सम्यक संबुद्ध ने हमें जीवन का वह मार्ग दिया जिसके अनुसार या जिसके अनुपालन से हम खुश रह सकते हैं, अपने दुखों का अंत कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र करके अपने शरीर के सभी दुखों को मिटा सकते हैं। भगवान सम्यक संबुद्ध ने हमें पंचशील का सिद्धांत दिया। पंचशीलों का लगातार अनुशीलन या अभ्यास करके अपने चरित्र का विकास कर सकते हैं, जो समता पर आधारित होगा, दया, करुणा और मुदिता पर आधारित होगा। भगवान ने हमें विपස්සना की वह विधा दी जिससे हम अपने मन को एकाग्र करके समस्त दुखों को नष्ट कर सकते हैं। हम सभी समण संघियों को ऐसा ही करना होगा, तभी हम समण संघ को, सभी समण भाई बहनों के मन को, उनके मन में स्थायी रूप से
जगह बना पाएंगे और हमारा समर संघ स्थायी रूप से स्थापित हो सकेगा। आज समर संघ नए परिवेश में वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालते हुए हमारे सामने आया है। संघ अपने पुराने नियमों, विचारों, परंपराओं को लेकर के हमारे सामने है। जिन परंपराओं को हम भूल गए थे उन्हें पुनः लेकर के हमारे सामने आया है। हमें हर हाल में अपनी परंपराओं को बहाल करना होगा, अपनाना होगा, अपने अतीत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम सामने खड़ी चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। हमारी सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परंपरा सनचर्या की परंपरा रही है। इसके द्वारा हम सभी श्रमण एक साथ इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के रहते थे। आज हमें इस पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना है। सन्निपात बहुल की परंपरा प्राकृतिक रूप से विकसित बहुत ही प्राचीन परंपरा है। सन्निपात बहुल एक पाली भाषा का शब्द है। यह एक खास दिन की क्रिया है। प्राचीन काल में जाएं, जब हम मनुष्य या मानव जाति की जब सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, तब हम अपने को सुरक्षित रखने, अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक साथ समूहों में, झुंडों में रहते थे। धीरे धीरे कालांतर में अनेक झुंडों, समूहों के लोग सप्ताह में एक दिन मिलने लगे। इससे आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। दूसरे लोगों अर्थात ब्राह्मणों से अपनी सुरक्षा आदि के उद्देश्य से हम लोग एक दिन साथ साथ बैठने लगे, बैठकें करते थे, संगीतियां करते थे। इकट्ठा होने के लिए जब अपने घरों से चलते थे, तब हमें अपनी सुरक्षा के लिए लोहे के हथियार जैसे भाला, बल्लम, बर्छी, कटार, तत्थक दंड आदि लेकर के चलते थे। शनिवार के दिन एक जगह बैठकर भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, आपसे हितों की योजनाओं पर चर्चा करते थे। साथ ही अपने साथ लाई हुई रोटियां, भात आदि साथ साथ मिलकर के खाते थे। इस मिलने की प्रक्रिया को ही सन्निपात बाहुल की क्रिया या चर्या नाम दिया गया। कालांतर में यह सन्निपात चर्या कहा गया, फिर इसे सनचर्या हुआ। कुछ समय बाद एक दिन इसको शनिचर और फिर शनिचर से शनिवार का नाम सामने आया। बाद में ब्राह्मणों को हमारी इस एकता और संगठित होने की इस प्रक्रिया को देख करके उन्हें डर लगने लगा कि ये लोग इसी प्रकार इकट्ठा होते रहेंगे तो हमारा वर्चस्व नहीं बन पाएगा, हम मजबूत नहीं बन पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों द्वारा ये भ्रम फैलाया गया कि शनिवार के दिन लोहे के हथियार न लेकर के चलें, लोहे की खरीदारी न करें, इससे अपशगुन होता है। हम लोग इकट्ठा होकर न रहें, तो शनिवार के दिन को ही उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए अशुभ कह दिया, ये भ्रम फैलाया और हम लोग उनके फैलाए गए इस भ्रम को सही मानने लगे, जिससे हम लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए और धीरे धीरे सन्निपात बहुल यानी शनिचर्या की प्रक्रिया समाप्त हो गई। शनिवार के दिन को पूरी तरह से अशुभ शनिवार के रूप में बदल दिया गया। जबकि हम देखते हैं कि अन्य धर्मों के लोग जो बाद में धर्म में आए, अपना अपना एक एक दिन निश्चित कर लिया। ईसाइयों ने संडे यानी रविवार को इकट्ठा होने लगे। इस्लाम धर्म के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग शुक्रवार को इकट्ठा होने लगे। क्योंकि ईसाई और मुस्लिम लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं होता है। जबकि हम लोगों के विरुद्ध आए दिन
कोई न कोई आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। किसी की मूछें काटी जाती हैं, किसी को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए श्रमण संघ ने अपनी इस सबसे पुरानी परंपरा को वक्त जरूरत मानते हुए शनिवार के दिन को शुभ शनिवार माना है तथा सभी श्रमण भाइयों और बहनों को इस दिन इकट्ठा होने की प्रक्रिया को शुरू किया है। श्रमण संघ चाहता है कि सभी जो श्रमण हैं, हमारे जो संघी भाई हैं, शनिवार के दिन आपस में जरूर मिलें, साथ साथ बैठें, बात करें, साथ साथ खाना खाएं और साथ साथ रहें। इससे आपसी एकता मजबूत होगी, हम इकट्ठा होंगे, हम मजबूत होंगे, तभी हमारे अधिकार बच पाएंगे और संघ के मूल कंसेप्ट जुड़ो और जोड़ो की अवधारणा मजबूत होगी। इसलिए हमें हर हाल में जुड़ना होगा, इकट्ठा होना होगा, सिर्फ जीतने के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, होने वाले स्थान पर लेने वाले के स्थान पर देने वाला बनने के लिए। यही सब हमें शुभ शनिवार के लाभ हैं, यही हमें शुभ शनिवार का महत्व है। इसलिए हमें अपनी इस पुरानी परंपरा को हर हाल में अपनाना होगा। वर्तमान में हमारे सामने लगभग 29 लाख संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है। इसे सामना करने के लिए श्रमण संघ ने 10 गोल्डन नियम बनाए हैं। संगठनों के अंदर जो बुराइयां हैं इस श्रमण संघ में ना आने पाए, इसलिए 10 गोल्डन नियम बनाए हैं। गोल्डन नियम संघ के आधार हैं, संघ की प्रेम्बल। श्रमण संघ का प्रथम गोल्डन नियम केवल श्रमण। इसका मतलब कि संघ में केवल श्रमण ही आ सकता है, श्रमण के अलावा और किसी की एंट्री नहीं है। दूसरा गोल्डन नियम, चंदा कभी नहीं। श्रमण संघ न कभी चंदा लेता है और न कभी चंदा देने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, क्योंकि चंदा एक ऐसी बुराई है जिससे संगठनों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि श्रमण संघ इस जुड़ने की प्रक्रिया में जो संगीतियां कर रहा है, जो मीटिंगें कर रहा है, जो अन्य अलग खर्चे जो कर रहा है, उसका मीट आउट कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो इसमें स्पष्ट मैं कर देना चाहूंगा कि ये सभी साथियों को जो उन मीटिंगों में बैठते हैं, सम्मिलित होते हैं, उनको अपने हिस्से का खर्चा देना होता है, जिसको हम चंदा नहीं कह सकते। जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होगा उसी को अपने हिस्से खर्चा देना होगा, जो शामिल नहीं होगा उसको 1 रुपया भी नहीं देना है। संघ का तीसरा नियम, जाति का अभ्यास कभी नहीं। भगवान बुद्ध से पहले आदिकाल में भी जातियों का कोई नामो निशान नहीं था, परंतु कालांतर में धीरे धीरे 6743 जातियों में बांट दिया गया, जिसमें संघीय व्यवस्था भी टूट गई। संघ और हम सब बिखर गए। इसलिए श्रमण संघ ने जातियों को समाप्त कर दिया, जातियों के अभ्यास को समाप्त कर दिया। कोई परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जाति का अभ्यास नहीं करेगा। यहाँ सभी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, यहाँ सभी अपने आप को श्रमण जानते हैं, श्रमण मानते हैं और समानता में रहते हैं। श्रमण संघ का चौथा नियम, संघवाद। भगवान बुद्ध के समय भी छोटे छोटे राज्य मिलकर के संघ बना करके रहते थे। बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघीय व्यवस्था के अनुसार हमें संविधान दिया और देश में संघीय व्यवस्था लागू की। संघ में संगठनवादी, प्रधानवाद, परिवारवाद, मुखियावाद
व्यक्तिवाद, अध्यक्षवाद आज का कोई स्थान नहीं। संघ का पांचवा जो गोल्ड नियम है वह पद, प्रतिष्ठा, मंच, मला कभी नहीं। संघ में सभी व्यक्ति समान है। यहाँ कोई पद नहीं है, कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, यहाँ कोई पद नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति समर संघ के कंसेप्ट को जानता है, जानने लगता है, कहने लगता है, दूसरों को बताने लगता है, 10 गोल्डन नियम को मान लेता, तो उसको केवल स्पोक्स का नाम दे दिया जाता है। समर संघ ने पूरी तरह से वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया है। समर संघ का छठा गोल्डन नियम, पंजीकरण कभी नहीं। समर संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा, क्योंकि पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है और समर संघ में कोई भी पदाधिकारी नहीं होता है, इसलिए इसका पंजीकरण नहीं हो सकता है। पंजीकरण केवल संगठनों का होता है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद का होता है, संपत्तियों का होता है, संघ का नहीं। और समर संघ का सातवां गोल्डन नियम, संघ आदि से सबसे ऊपर। संघ का आदेश सर्वोपरि होता है, क्योंकि संघ के जो नियम हैं वो सभी समर संघी मिलकर के बनाते हैं, इसलिए इन आदेशों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता है, उन सभी को मानना ही होगा। और आठवां गोल्डन नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, ये तो अवश्य निश्चित है। लेकिन अगर कोई संघी भाई या बहन राजनीति में जाना चाहता है तो उसको प्रतिबंध नहीं है, वो जा सकता है। और जब कोई संघी राजनीति में जाएगा तो निश्चित रूप से वो संघ की आइडियोलॉजी के अनुसार ही कार्य करेगा। संघ का नवा नियम, संघ घातक की वापसी नहीं। संघ में घात लगाना, संघ में विरोधी गुट को तैयार करना, संघ की विचारधारा के विपरीत कार्य करना, संघ को तोड़ना, 10 गोल्डन नियमों के विरुद्ध आचरण करना, संघ के आदेश को न मानना, इस संघ घात की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है वह संघ घातक की कार्यवाही के लिए तैयार रहता है, तैयार रहना होगा। संघ उस पर कार्यवाही करता है। और संघ का 10वां और आखिरी गोल्डन नियम है कि उपरोक्त गोल्डन नियम 1 और 9 तक सभी संघ का आधार है। ये कभी न बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। समर संघ की जूम मीटिंग, संगीतियों अथवा व्यक्तिगत मुलाकातों में अनेक प्रश्न सामने आते हैं। लोग कहते हैं कि समर संघ का कोई नेता नहीं होता, अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं होता, तो संघ काम कैसे करता है? तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि संघ का संचालन संघवाद के आधार पर होता है। संघ एक होता है। कार्यों के संपादन एवं उनके प्रचार प्रसार के लिए अनेकों शाखाएं तो हो सकती हैं, लेकिन वे सभी शाखाएं संघ से ही जुड़ी होती हैं, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। सम्राट अशोक इस समय भी 16 महाजनपदों का गणराज्य था, गणराज्य संघ था, जिसे महाभारत गणराज्य कहा गया। और आज यही महाभारत गणराज्य संघ आज का भारत गणराज्य संघ है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में हमें जानते हैं। संघ को सभी मिलकर बनाते हैं। संघ में कभी विपक्ष भी नहीं होता है। संघ में सिर्फ और सिर्फ संघ की विचारधारा चलती है। कोई भी विरोधी विचार का संघ में कोई स्थान नहीं होता है। समर संघ ने मुख्यतः 10 गोल्डन नियम बनाए हैं जो संघवाद का आधार है। संघ में व्यक्ति का महत्व सिर्फ एक सदस्य के रूप में ही होता है, सदस्य के रूप तक ही सीमित है। सारे निर्णय संघ ही लेता है। यही व्यवस्था आज के भारतीय संविधान में भी है। समर संघ में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, प्रधानवाद, प्रमुखवाद, नेतावाद, जातिवाद, प्रांतवाद को कोई महत्व नहीं है। संघ का कोई नेता,
कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, यहाँ पर सभी बराबर हैं, बल्कि समर संघ का नेता भारत का संविधान होता है। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेमबिल समर संघ का आधार है। संविधान के अनुसार सारा देश चल रहा है, उसी प्रकार समर संघ भी कार्य कर रहा है। समर संघ में कोई पद नहीं है, सिर्फ जो व्यक्ति समर संघ के कंसेप्ट को जान चुका है, समर संघ के कंसेप्ट को समर भाइयों और बहनों को बता सकता है, उसे स्पोक बना दिया जाता है। समर संघ को संचालित करने के लिए यदि किसी नियम बनाने की आवश्यकता होती है अथवा कोई विशेष निर्णय लेना होता है, तो इसके लिए प्रस्ताव संघ के सदन में रखा जाता है। यह सदन प्रत्येक माह की पहली तारीख को लगता है। इसमें केवल स्पोक्स भाग लेते हैं। सदन में प्रस्तुत प्रस्तावों का पर क्रमिक रूप से चर्चा होती है। यदि वह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो भविष्य के लिए कानून बन जाता है। सदन में रखा गया कोई भी प्रस्ताव चर्चा के बाद यदि बहुमत से पारित नहीं हो पाता है तो सदन निरस्त हो जाता है। सदन को संचालित करने के लिए अस्थायी रूप से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होता है, जो सदन के स्थगित होते ही या समाप्त होते ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ को चलाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार जंगल में जानवरों का संघ बिना नेता के चलता है, जैसे भारत का शासन चलता है, जैसे भारतीय संसद चलती है, जैसे पहले संघ चलता था, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में समर संघ पिछले लगभग 4 सालों से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार आगे भी कार्य करता रहेगा। समर संघ को किसी नेता की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई है और भविष्य में भी समर संघ बिना नेता के ही कार्य करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। अब एक और प्रश्न अक्सर जो पूछा जाता है कि संघ काम कैसे करता है। इस पर मैं बताना चाहूंगा कि समर संघ में व्यक्तिवाद का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पर सभी बराबर हैं। समर संघ में सिर्फ संघवाद के अनुसार कार्य होते हैं। कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। कोई भी नियम बनाने अथवा निर्णय लेने के लिए समर संघ के स्पोक्स का हाउस लगता है, जैसा भी हमने पहले बताया। तो इस तरह से समर संघ का प्रत्येक माह एक हाउस लगता है और उसमें सभी निर्णय बनाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारी जो स्पोक्स की जो क्षेत्रों में, जिलों में, अपने अपने जनपदों में चर्चाएं होती हैं, संगीतियां होती हैं। इससे भी संघ का काम आगे बढ़ता है। इसके अलावा समर संघ व्यक्तिगत रूप से जो संपर्क करते हैं, टेलीफोन से वार्ता करके समर संघ के जुड़ने और जुड़ने के कंसेप्ट को समझाते हैं तथा जूम मीटिंग से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जूम मीटिंग रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे तक लगभग पिछले 45 महीनों से चल रही है, लगातार चल रही है। रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक नए साथियों का परिचय होता है। परिचय के साथ साथ कुछ चर्चा के बिंदु भी दिए जाते हैं, उस पर भी चर्चाएं होती हैं। उनका नाम, मोबाइल नंबर, जिला, प्रदेश आदि का नाम नोट किया जाता है, जिसका रिकॉर्ड भविष्य के लिए रखा जाता है। 9 बजे से 10:30 बजे तक समर संघ का कंसेप्ट के संबंध में जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो बताए जाते हैं। 10:30 बजे तक सदन या जूम मीटिंग समाप्त हो जाती है। यहाँ इस समर संघ में दुश्मन का कोई जिक्र नहीं होता है। यहाँ सिर्फ समर लोगों को जोड़ने पर ही काम किया होता है, जोड़ने का ही काम किया जाता है। सारा कार्य जुड़ने और जोड़ने पर ही आधारित है। जुड़ने
और जोड़ने का कार्य सबसे पहला और एकमात्र कार्य है जो सभी महापुरुषों ने हमेशा किया है। नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव कार्य से हमेशा शैतान को लाभ होता है, जबकि पॉजिटिव कार्य से हमेशा सच्चे लोगों को लाभ होता है। महापुरुषों ने सकारात्मक कार्य किए, विरोधियों की उपेक्षा की, इसीलिए हमारे समण महापुरुष सफल रहे। ऐसे महापुरुषों में तथागत बुद्ध को दुनिया जानती है, बुद्ध सद्भाव साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया जानती है, और एक दिन समर संघ को भी दुनिया जानेगी। साथ ही अब हम देखते हैं कि हमारे लोग बहुत फिजिकल मीटिंगें हो रही हैं, फिजिकल संगीतियां हो रही हैं, छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं, शाखाएं लग रही हैं। समर संघ के कंसेप्ट को बताया जा रहा है, एकजुट होने के फायदे बताए जा रहे हैं, हमें इससे क्या फायदा होगा। समर संघ का कंसेप्ट इतना अच्छा और यूनिक है कि मात्र 45 महीनों में ही विश्व के 7 देशों और 24 देश के 24 प्रांतों में पहुंच चुका है। सभी जगह काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, और पूरे बहुत जल्दी ही पूरे देश के अन्य प्रांतों में ही पहुंचेगा। समर संघ अपनी हजारों साल की पुरानी सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव पॉलिसी के अनुसार ही कार्य कर रहा है। इसलिए हम यानी कि समर संघ अपने खोए हुए वजूद को पुनः प्राप्त करेगा। इसके लिए हमें जुड़ना होगा, जोड़ना होगा, दिन रात काम करना होगा। इसी के साथ हम अपनी पुरातन पहचान को बनाने में भी सफल होंगे। मैं समण हूं की पहचान को सभी समण भाई बहन के पास तक पहुंचाना होगा। 1000 दिन के मैं समण हूं के अभियान को विशेष रूप से हमें ध्यान देना होगा, उस पर कार्य करना होगा। और इसी कड़ी में शंखार समिति के द्वारा 9 फरवरी को दिल्ली में सिविक सेंटर में संगीत होने जा रही है। उसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे और अपना पंजीकरण कराएं और उस संगीति को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। मेरे द्वारा दिए गए छोटे से कंसेप्ट में अगर कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।